नमस्कार, जय हिंद, जय श्री राम दोस्तों। शिवम चौधरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। मिडिल ईस्ट या कहें वेस्ट एशिया में जो कार्यक्रम चल रहा है ना, उसे देखकर मन के किसी कोने में कुछ क्षण के लिए तो बहुत अच्छा महसूस होता है। देखिए, मैं किसी युद्ध का पक्षधर नहीं हूं। कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति की भी जान जाए उसके लिए भी उतनी ही संवेदनाएं हैं। लेकिन यही वो लोग थे, यही वो देश थे जो भारत में आतंकवाद होता था तो कहते थे, अरे ये तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, ये तो हिंदुत्ववादियों का मेजोरिटेरियनिज्म है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। यही लोग थे जो ओआईसी का झंडा लेकर पाकिस्तान के पीछे खड़े हो जाते थे। आज जब इनको टेररिज्म का सामना करना पड़ रहा है तो इनको पता लग रहा है कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने से कुछ नहीं होता साहब। जब सामने आतंकवाद खड़ा होता है तो कैसा महसूस होता है। खैर, युद्ध का पक्षधर नहीं हूं, युद्ध रुकना चाहिए, निश्चित तौर पर रुकना चाहिए, लेकिन जो अपडेट है वो लेकर आया हूं। कई सारी अपडेट है। तो क्या नेतन्याहू मारे गए हैं जैसा आईआरजीसी क्लेम कर रही है, उसका भी फैक्ट चेक करेंगे। अमेरिका के प्लेन किस तरीके से आम की तरह टपक रहे हैं कुवैत के अंदर और पूरे मिडिल ईस्ट में, उसके ऊपर चर्चा होगी। और दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जिस तरीके से हिट हुई है, उसका दुनिया पे क्या असर पड़ेगा। और जो पाकिस्तान कहते थे ना, गृह युद्ध की स्थिति बन रही है, ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी गृह युद्ध शुरू हो चुका है। बहुत सारी अपडेट है, एंड तक जुड़े रहिएगा। सबसे पहली खबर नेतन्याहू से जुड़ी है। आईआरजीसी के ऑफिशियल हैंडल से अभी कुछ देर पहले ये जानकारी साझा की गई है कि जो नेतन्याहू हैं, उनका वो अपने घर में एक मीटिंग कर रहे थे। घर, ऑफिस जो है उसके ऊपर ईरान की तरफ से खैबर मिसाइल दागी गई थी। एक सरप्राइज अटैक था और वो अपने कमांडरों के साथ वहां पर मीटिंग कर रहे थे और वो मिसाइल उनके घर के ऊपर दागी गई है और उनके नो वेयर अबाउट्स हैं। यानी वो ये कह रहे हैं कि अता पता लापता हैं नेतन्याहू, और वो संभावना ये जता रहे हैं कि नेतन्याहू शायद मारे गए हैं। देखिए, जब फॉग ऑफ वॉर होती है ना, जब लड़ाई छिड़ी हो, तो बहुत सारा प्रोपेगेंडा और मिस इंफॉर्मेशन फ्लोट की जाती है विपक्षी खेमे के अंदर, जो एक कहते हैं ना क्योस क्रिएट करने के लिए। महाभारत में था ना, अश्वत्थामा मारा गया, वो इसलिए तो था कि क्योस क्रिएट किया जाए। वही करने का प्रयास है। खौमेनी भी जहां छुपा था, वो आम बंकर बस्टर बॉम्ब्स के बूते की बात नहीं थी उसे गिराना। अमेरिका के B-2 बॉम्बर्स का इस्तेमाल किया गया था, उतने हैवी लोड वाले वेपन्स लिए गए थे, तब जाकर खौमेनी का जो बंकर था वो बस्ट किया गया और तब जाकर वो मारा गया। तो नेतन्याहू और इजराइल की टेक्नोलॉजी तो उनसे कहीं ज्यादा बेहतर है। नेतन्याहू तो और कहीं ज्यादा गहरे बैठे होंगे अगर वहां होंगे। पहली बात तो नेतन्याहू को पता है कि इजराइल की वो स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, तो वहां होने की संभावना पहले ही बहुत कम है। अगर होंगे भी तो कम से कम ईरान की खैबर मिसाइलों के पास तो इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि नेतन्याहू का घर या उनका बंकर वो भेज सके, वहां तक वो चीजें जा सके। अगर आपने 2-4-5 घंटे का भी क्रिएट कर दिया केओस या करने का प्रयास किया, तो ये करने का प्रयास है और बीच बीच में ऐसी खबर आती रहेगी ताकि अपनी जो लोकल पब्लिक है उसको भी फीड किया जा सके, अरे देखो हमने भी कुछ बड़ा किया है, हमने भी मारे हैं। ये करने का प्रयास है। मुझे लगता है लगभग इसमें 0% संभावना है कि, और ऑलरेडी इजराइल की तरफ से इसका खंडन आ चुका है कि नेतन्याहू मारे गए हैं। लेकिन जिस तरीके से खबरें हैं उसकी एक तरीके से फैक्ट चेक करना या उसको सामने रखना भी जरूरी था। इसलिए मुझे संभावनाएं कम लगती है कि नेतन्याहू के साथ कुछ हुआ होगा। वो जहां है ठीक है, और ये इसलिए भी किया जाता है कि मान लीजिए नेतन्याहू को सामने आना पड़ेगा तो बहुत सारे ऐसी सिचुएशन क्रिएट की जा सकती है कि शायद उन्हें ट्रैक करने का प्रयास हो कि कहां से वो ओरिजिनेट हो रही हैं चीजें, जहां से नेतन्याहू अपना कम्युनिकेशन कर रहे हैं। तो ऐसा करने का प्रयास हो सकता है क्योंकि ईरान में वो कैपेबिलिटी नहीं है। लेकिन जो चाइना और जिस तरीके से रशिया पीछे से हेल्प कर रहे हैं, जिस तरीके से अमेरिकन फ्लीट पूरे एरिया में कहां कहां कौन कौन स्टेशनड है, उसकी जानकारियां रशिया और चाइना की तरफ से फीड की जा रही है ईरान की। तो संभावना है कि ये करने का प्रयास हो कि नेतन्याहू कहीं से निकले या अपने बंकर से ही कुछ कम्युनिकेशन करे, उसको ट्रैक करने का प्रयास हो ताकि एग्जैक्ट लोकेशन तक पहुंचा जा सके। ऐसा संभावना है कि प्रयास किया जा रहा हो, इसलिए मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई हो। उसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका को अब नुकसान हो रहा है, मैं ये नहीं कहूंगा कि नुकसान हो रहा है तो अमेरिका युद्ध हार गया। देखिए, भारत में भी एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया था ना, भारत के 5 रफाल गिर गए, 8 गिर गए, 12 गिर गए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। नुकसान होता है, कोलेटरल डैमेज होगा, निश्चित तौर पर होगा।
अगर आप 10 पत्थर मारेंगे, एक आपके भी लगेगा। लेकिन अमेरिका, जो ये माना जाता था जिसको छुआ नहीं जा सकता, उसके 3 ही प्लेन आज में F-15 जो फाइटर जेट्स हैं वो गिर गए हैं। और ये क्लेम कर रहे हैं कुवैती ये कह रहे हैं कि जो पायलट हैं वो सुरक्षित हैं, लेकिन अमेरिका के मल्टीपल फाइटर जेट्स शॉट डाउन हुए हैं। अब ये कहा जा रहा है कि फ्रेंडली फायर में वो मारे गए हैं, मतलब मारे, जो पायलट है वो तो सुरक्षित है, लेकिन जो प्लेन्स हैं वो फ्रेंडली फायर में नीचे आए हैं। अब मेरा सीधा बस एक सवाल है कि फ्रेंडली फाइट में एक हो सकता है। जब बालाकोट वाली स्ट्राइक हुई थी उस दौरान भी भारत का एक जो हेलीकॉप्टर था वो शूट डाउन हुआ था, फ्रेंडली फायर में हुआ था, भारत की तरफ से ही हुई थी। एक हो सकता है, 3? तो क्या ये संभावना है, क्योंकि कुवैत से बहुत छोटा सा देश है, बहुत छोटा सा है, तो संभावना यह है कि वो कहीं इराकी बॉर्डर के आसपास हो और इराक में बहुत सारे शिया मिलिशिया है, तो उनकी तरफ से कोई मैनपैड इस्तेमाल किया गया हो उसको टेक डाउन करने के लिए। जो भी है वो तो एनालिसिस या जो भी जानकारी होगी शायद ना आए कभी, या जब भी आए तो लेट आए, लेकिन जो कुछ भी है फ्रेंडली फायर की संभावना कम लगती है, क्योंकि 3-3 जेट गिरना ये कहीं ना कहीं सवाल उठाता है। फ्रेंडली फाइट में आप कह रहे हैं कि 3 जेट गिर गए, एक हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 2 हो सकता है, 3 की संभावना है, और ये नंबर बढ़ भी सकता है, और उसकी फुटेज भी आई है, देख लेते हैं। एआई जनरेटेड इमेज तो निश्चित तौर पर नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मल्टीपल सोर्सेस जो ऑफिशियल हैंडल्स हैं वहां ये कोट किया जा चुका है। तो निश्चित तौर पर ये कंफर्म्ड है कि मल्टीपल एसेट्स जो है अमेरिका के, जो हवा में थे, वो नीचे आए हैं। उसके अलावा अब ये खबर भी आ रही है कि जो अमेरिका है वो यूएई से अपने जो जवान हैं उन्हें बाहर निकाल रहा है, वहां से डी एस्केलेट कर रहा है। उसका कारण क्या है कि अमेरिका के जितने भी जवान थे वो बहरीन, कतर, अलग जो बेसिस पे थे, जब उसने वहां से हटाए थे इस युद्ध से पहले, तो यूएई वगैरह के जो 5 स्टार और 7 स्टार और 4 स्टार होटल्स हैं उनके अंदर रुकवाया गया था, वहां से अब उनको निकाला जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से ईरान की तरफ से मिसाइल दागी जा रही हैं, लो एंड एम्यूनिशन है, चीप एम्यूनिशन है, लेकिन वो नुकसान कर रहा है, तो अमेरिका फिलहाल के लिए वो नुकसान को मिनिमाइज करने के लिए वहां से डी एस्केलेट कर रहा है। तो बहुत कुछ है जो वहां पर मिडिल ईस्ट में फिलहाल चल रहा है। उसके अलावा जो दुनिया की सबसे बड़ी ऑफशोर रिफाइनरी है, जिसका नाम है रस तनूरा रिफाइनरी सऊदी अरब के अंदर, उसको भी ईरान की तरफ से हिट किया गया है। आप देख रहे हैं लाल गोले में ईरान है, और जो छोटा सा रेड डॉट बना हुआ है वो रस तनूरा की रिफाइनरी है। दुनिया का 7% तेल इस रिफाइनरी से आता है, 7% ऑयल यहां से आता है, और इसको हिट किया गया है ईरान की तरफ से। एक मेजर लेवल एस्केलेशन है ईरान की तरफ से कि भैया अब कोई सुरक्षित नहीं है। जिसने भी अमेरिका को जगह दी, जिसने भी अमेरिका के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया, जो भी अमेरिका के खाते में खेल रहा है, भैया उसे हम टारगेट करेंगे। हमारी मिसाइलें इतनी लंबी नहीं होंगी कि अमेरिका तक पहुंच जाए। हो सकता है आयरन डोम और वो सब कुछ तुम्हारे पास होगा, इजराइल के पास यूएसएस जेरार्ड आर फोर्ड खड़ा होगा वहां पर, वो उसे सुरक्षित कर लेगा, लेकिन आपके पास क्या है? वो तो ये भी क्लेम कर रहा है कि यूएई का अल रवाइस में जो 3rd एयर डिफेंस सिस्टम है अमेरिका का, उसको भी उसने टारगेट किया। कितना सही है कितना नहीं पता, लेकिन हां, जो वीडियोस आ रही हैं ठीक ठाक नुकसान बहुत जगह हुआ है। इसी रास तनूरा जो ऑयल रिफाइनरी है उसकी भी फुटेजेस सामने आई है।
तो रिफाइनरी को ठीक ठाक नुकसान है। अभी टेम्परेरीली इसको क्लोज डाउन कर दिया गया है। आप ये सोचिए दुनिया का 7% के लगभग का ऑयल प्रोडक्शन एक जगह से एकदम से रुक जाए। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो दुनिया का लगभग 20% तेल लेकर जाता है, वहां की सप्लाई लाइन को आप अगर 50, 60, 70% तक भी हैम्पर कर देते हैं तो तेल कहां जाएगा? ऑलरेडी $80 के आसपास ब्रेंट क्रूड ऑयल तैर रहा है। अगर ये 100 का मार्क पार होता है तो आग लग जाएगी दुनिया की अर्थव्यवस्था में। और 2008 से बहुत अलग है इस बार, क्योंकि 2008 में नोट छापने की जो प्रिंटिंग थी ना, इतना डेट नहीं था तब देशों पे। अब 300 मतलब ट्रिलियन डॉलर के आसपास का कहीं का डेट है, तब बहुत कम था। तो उन पिछले 17-18 सालों में डेट बढ़ गया है, एक्यूमुलेट हो गया है। अब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं उस भारी भरकम तेल के बोझ को झेलने के लिए तैयार नहीं है अगर ये तेल का दाम बढ़ जाता है। और डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी ये कहा कि भैया 4 हफ्ते तक, 4 दिन से 4 हफ्ते पहुंच गया बंदा, ये युद्ध चल सकता है, लंबा कैंपेन चल सकता है। तो अगर ऐसा होगा तो आप समझिए चीजें किस तरफ जा रही हैं। और जिस तरीके से ईरान हमले कर रहा है हर एक मिडिल ईस्ट के देश पर, जो भी अमेरिका के साथ खड़ा है उससे नुकसान बड़ा हो रहा है। और अब खुलकर जो साथी हैं अमेरिका के, वो बोलने लगे हैं। ये सऊदी का ऑफिशियल है, इसने कहा कि अमेरिका ने हमें अकेला छोड़ दिया है। उसकी सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी है कि इजराइल को सुरक्षित रखना है। क्योंकि आपके यूएसएस अब्राहम लिंकन के ऊपर आईआरजीसी के क्लेम के अनुसार 4 बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई तो आप पीछे हट गए। अब बहुत सारी चीजें वेरीफाई नहीं हो पा रही, क्योंकि एक कहता है हां है, एक कहता है नहीं है। लेकिन अगर ऐसा है और अगर इस तरह के बयान आते हैं तो संभावनाएं बढ़ जाती है ना। सऊदी अरब को यह महसूस हो रहा है कि आपने हमें अकेला छोड़ दिया जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी। हम हर साल $80 बिलियन के हथियार खरीदते हैं आपसे, और हमारी रिफाइनरीज के ऊपर हमला हो रहा है और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और आप यूएई छोड़ के भाग रहे हैं, आप इजराइल के साथ खड़े हैं, हमें छोड़ दिया गया है। और सवाल तो उस पाकिस्तान से भी है, वो डिफेंस डील का क्या हुआ? उधर पाकिस्तान को अफगानिस्तान पीट रहा है, सऊदी वाले नहीं जा रहे। इधर सऊदी वालों को पीटा जा रहा है, उधर पाकिस्तान वाले नहीं आ रहे। तो उस डिफेंस डील के कागज की वैल्यू टॉयलेट पेपर से ज्यादा है नहीं। पहले दिन से कह रहा हूं, कुछ नहीं है, वो फार्स है। पहले भी ऐसी डीलें घोषित हुई हैं, कोई वैल्यू नहीं है, और वो दिख रहा है यहां पर। तो कुल मिलाकर सच्चाई ये है, जिस उम्मा के नाम पर, जिस इस्लाम के नाम पर ये सब इकट्ठा होते हैं, वो काम नहीं आ रहा है। सब एक दूसरे के ऊपर पीले पड़े, किसी को नहीं पता कौन किसकी टीम से खेल रहा, बस दनादन कार्यक्रम चल रहा है। यह स्थिति है। और जो डोनाल्ड ट्रंप ये कहता था ना, अरे 8 ब्यूटीफुल जेट्स वर डाउन इन ऑफ सिंदूर, भैया तुम्हारे 3 तो गिर गए हैं, और कितने गिरेंगे पता नहीं। ऑलरेडी बॉडी बैग्स अमेरिका पहुंचने लगे। यह निश्चित है कि ईरान इस युद्ध को नहीं जीतने जा रहा है। लेकिन है ना, सनम हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी लेके डूबेंगे, वो स्थिति है। और सनम ने बहुत सारे लोगों को अब गले लगाना शुरू कर दिया है, और जिसके वो गले लग रही है ना सनम, बहुतों को दिक्कत होने लग रही है। ये रियाद का जो हयात रीजेंसी होटल है, उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया है। यानी कि जिन चीजों को दिखाकर बेचकर पूरा मिडिल ईस्ट खड़ा था, यूएई, दुबई, बहुत सारा इंटरसेप्शन हुआ है दुबई में। 500 के लगभग मिसाइलें आई हैं, बहुत सारी रोकी गई हैं, वो कुछ गिरी भी है। सऊदी अरब, बहरीन, हर देश में गदर कटा हुआ है। उसके अलावा जो अमेज़न का AWS का डेटा सेंटर है, उसके ऊपर स्ट्राइक किया गया है। कोई चीज नहीं छोड़ी ईरान ने, कोई भी। वैसे खबर तो यह भी है कि जो नए वाले टेम्परेरी सुप्रीम लीडर घोषित किए गए थे, शायद उन्हें भी अयतुल्ला के पास ही पहुंचा दिया गया है। अभी वो भी कंफर्म नहीं है, लेकिन ऐसी भी खबरें हैं। कुवैत में यूएस की एम्बेसी है, उसके ऊपर भी हमला किया गया है। तो सुरक्षित कुछ भी नहीं है पूरे मिडिल ईस्ट में। अब तक अमेरिका के 9 बेसिस के ऊपर हमला हो चुका है। बहरीन में, कुवैत में 3, इराक में और यूएई में। तो ईरान भी ठीक ठाक कार्यक्रम कर रहा है। देखिए, जो स्ट्रेटेजी अभी लग रही है कि जो ईरान है वो चीप
जो एम्यूनेशन है उसका इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक सैचुरेशन लेवल क्रिएट किया जा सके अमेरिका इजराइल के जो इंटरसेप्टर्स हैं उनके लिए। तो अमेरिका और इजराइल के पास जो ऑप्शन बचता है, ये बचता है कि जल्दी से जल्दी जितनी भी लॉन्चिंग बैटरीज हैं इजराइल ईरान की, उन्हें खत्म करें। जहां भी लीडरशिप है, इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करे, ह्यूमन इंट का इस्तेमाल करे, वो खत्म करे। वो तरीका है, तब जाकर आप सुरक्षित हो सकते हैं, वरना नुकसान ठीक ठाक हो सकता है। अब उसके अलावा जो हमारा हमसाया मुल्क है पाकिस्तान, उससे पहले एक और दिखा देता हूं। ये चाइनीज नेवल शिप है।一打仗，我们船上的时钟都被干扰了。看看这时间走得多快！ ये चाइनीज नेवल शिप है समुद्र में ईरान के आसपास, और जीपीएस जैमिंग की वजह से सारे सिस्टम काम करने बंद कर दिए हैं। इस लेवल पर जीपीएस जैमिंग और वो सब चल रहा है उस इलाके में। और चाइनीज शिप को पता है कि यहां ये कार्यक्रम चल रहा है, फिर भी वहां है। तो निश्चित तौर पर सिर्फ तेल व्यापार के लिए तो नहीं होगा, और बहुत सप्लाई लाइंस खोलने के लिए होगा। अब जीपीएस जैमिंग होती है तो आप किस तरीके से एक तरीके से अपंग हो जाते हैं, तो ये दिख रहा है इसमें। और GPS 现在停航传输已经跑到33万 ，GPS 信号已经乱了。 स्टैटिक शिप है, पानी में खड़ी है आराम से, और स्पीड दिखा रहा है 33 नॉट पे चल रही है। ये क्या है वहां पर? तो ये सब कुछ चल रहा है, एक थिएटर है पूरा का पूरा। लड़ाई जबरदस्त है, जोरों पर चल रही है। जो भी इसमें अपडेट है वो तो लेके आता रहूंगा। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी जिस तरीके से गदर कटा हुआ है, जिस तरीके से शिया सड़क पर आ गए हैं, उसके अलावा सिर्फ ऐसा नहीं है कि शिया समुदाय ये कर रहा है, काउंसलेट के ऊपर जो हमले हुए हैं वो सब चल रहा है। अभी तक की जो खबरें हैं, लगभग 35 से 40 लोग पाकिस्तान में मारे जा चुके हैं। और गजब यह है कि पाकिस्तान अभी युद्ध भी नहीं लड़ रहा। पाकिस्तान युद्ध नहीं लड़ रहा, और किसी भी देश से ज्यादा लोग कहीं मारे जा रहे हैं तो पाकिस्तान में मारे जा रहे हैं। ऑलरेडी लाहौर में 3, इस्लामाबाद में 7, कराची में 12, स्कर्दू में 9, ऐसे करके लगभग 35 से 40 लोग मारे जा चुके हैं। स्कर्दू में तो यूएन ऑफिस को आग लगा दी गई। जो ब्रिगेड कमांडर है उसका घर ही फूंक दिया गया, बिल्कुल कुछ नहीं बचा। कोई ये नहीं बता सकता यहां कुछ था। वहां अलग जबरदस्त गदर कटा हुआ है आसिम मुनीर के खिलाफ, और आसिम मुनीर के खिलाफ इस हद तक डिस्कंटेंट है कि तुम्हारी वजह से ईरान में आयतुल्लाह मारा गया, क्योंकि तुमने जो रिसोर्सेस प्रोवाइड कराए, जो तुमने सहयोग प्रोवाइड कराया, अब उसके लिए वहां की जनता उसके पीछे पड़ी है। कंफर्म नहीं है, वापस से कहूंगा, फॉग ऑफ वॉर है, बहुत कुछ है, लेकिन यह भी खबर है कि आसिफ अली जरदारी हो सकता है जल्दी देश भी छोड़ के भाग जाए, यह स्थिति आ जाए वहां पर। क्योंकि सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत सारे पत्रकारों के माध्यम से ये चीजें सामने आ रही हैं, तो संभावना ये जताई जा रही है कि कुछ समय में अगर जरदारी भाग जाए तो बड़ी बात नहीं है। शिया कमांडर्स के द्वारा कू की बात आई थी, वो फेक न्यूज निकली। अगर कहीं आप पढ़ें तो वो अभी तक फेक न्यूज है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हां, पब्लिक जबरदस्त तौर पर मुनीर और शहबाज शरीफ के खिलाफ है। इसी दौरान भारत में भी हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है होम मिनिस्ट्री के द्वारा। होम मिनिस्ट्री के द्वारा सभी राज्यों को पॉसिबल कम्युनल वायलेंस जो भारत में हो सकती है ईरान की घटना के बाद, क्योंकि बहुत बड़ा शिया समुदाय है, हो सकता है वो ना करें, उसका इस्तेमाल करके कोई और कर दे। हो सकता है पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स भारत में एक्टिव हो जाएं, वो सब कर दें। तो उसको देखते हुए प्रो ईरानियन रेडिकल प्रीचर्स की जो इन्फ्लेमेटरी सर्मन्स आ रहे हैं, जो बयानबाजी आ रही है, उसको देखते हुए सभी राज्यों को कहा ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। श्रीनगर में आज शायद लाठी दोबारा बजी है अच्छे से। दिल्ली में भी कल प्रदर्शन हो रहा था, लखनऊ में बड़ा प्रदर्शन हुआ है, कई सारी जगह हो रहा है। तो सभी राज्यों को ऑलरेडी एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि भैया ऐसा है, ध्यान रखें। खैर बाबा हेमंता ऐसे लोग तो मजबूत है, लेकिन जो बाकी लोग हैं वहां पर चीजें बहुत आउट ऑफ कंट्रोल जा सकती है, खासकर जहां पर जो राज्य सरकारें ऐसी हैं जो थोड़ा सा वोट बैंक पे ज्यादा ध्यान रखती हैं, तो वहां पे संभावनाएं हो, मैं तो कह रहा हूं होना ही नहीं चाहिए, लेकिन वहां थोड़ी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। होम मिनिस्ट्री को भी थोड़ा विजिलेंट रहना चाहिए। अगर निश्चित तौर पर एजेंसियां काम कर रही होंगी, जो भी है। बाकी इस पे जो भी डेवलपमेंट आएगा वो भी आपके साथ लेके आता रहूंगा। अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।